मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। ये बिका हुआ है, ये जर्नलिस्ट, और बिका हुआ है उसका कलम। मैंने तुम्हारे अब्बा से तुम्हें आरिफ के लिए मांग लिया है, वो राजी भी हो गई। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो कि जिसे चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर जितनी जल्दी हो सके फैसला करो। मुझे 2 महीने में तुम्हारे सर पर सेहरा देखना है। दिशान शाह, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम समझना चाहो। कौन सी बात? मेरी समझ में नहीं आई बात कि तुमने लड़की देखी, पसंद किया और शादी का फैसला कर लिया। वो ठीक है, मगर इतनी जल्दी क्या थी? देख, कुछ फैसले जल्दी करने पड़ते हैं, लेकिन तू क्यों देर चाहता? नहीं नहीं, मैं देर नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर दो। बात कुछ है और तू कुछ और कर रहा है। कम टू द पॉइंट, साफ साफ बता दे दिल में क्या है। लड़की राजी नहीं, वो अलग मिजाज की है, वो अपने घर वालों की बात भी नहीं सुनती, वो अपनी ही धुन की है यार। कोई बात नहीं, करने दे इनकार, लेट डू इट, जी भर के इनकार करे, क्योंकि मैं उसको उसकी मर्जी से हासिल करना चाहता हूं। यार तुम्हारा स्टाइल भी अलग है, मगर मैं तुम्हारे जब्त से खौफजदा हूं, क्योंकि तुम अपनी हार से बिखर जाते हो। परेशान होने की जरूरत तो नहीं है तुझे मुज्तबा। खेल दे खेल, शिकारी और हिरनी का खेल, बूम। वो तो मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे बारे में इस वक्त नहीं सोच रहा, मैं बस उस हिरनी के बारे में सोच रहा हूं। उसके बारे में ना सोच, क्योंकि वो मुझसे जितना दूर जाएगी मेरी तलब की शिद्दत उतनी बढ़ जाएगी। शिकार का मजा तो आता ही जब शिकार मुश्किल से शिकार होता है। दिशान शाह, यार वो लोग बहुत सीधे साधे हैं, कुछ प्लीज ऐसा वैसा मत कर देना। मशवरा देने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, बच्चा नहीं, और ये भी मालूम है कि कब करना है। ओ नहीं नहीं, मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन मैं जाऊंगा उनके घर पे। ना, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नीड दिस। तू नहीं जाएगा वहां, तेरा काम खत्म हो गया है, खुद ही हैंडल कर लूंगा मैं उन्हें, समझा? खफा हो गया? अरे पागल हो गया तू, खफा दुश्मनों से होते हैं, तुझ जैसे दोस्तों से नहीं। बहुत सन्नाटा रहता है मेरे एतराफ में, अब भी मेरी आवाज सुनती है मेरी खामोशियां अक्सर, कि ये मुमकिन है मिल जाओ किसी रास्ते में तुम मुझसे, फिजाएं मुझसे करती हैं यही सरगोशियां अक्सर। सरगोशियां अक्सर। को भाई क्या लिखा जा रहा है? कुछ नहीं अब्बा, कुछ नई आमद है? बस यूं ही। नवीन बेटा, क्या तुम्हारी शायरी वगैरह का जिंदगी विंदगी से कोई ताल्लुक होता है? अब्बा, शायरी तो होती ही जिंदगी को बयान करने के लिए है। यहाँ तक बेटा मैंने सुना है कि ये शायर लोग जो हैं ये असल जिंदगी को अहमियत नहीं देते हैं, बल्कि अपनी अलग दुनिया में मगन रहते हैं। ऐसी बात नहीं है अब्बा, शायर तो जिंदगी के बहुत करीब होते हैं, आम आदमी के मुकाबले में जिंदगी को और करीब से जानते हैं। तो बेटा इसका मतलब है कि शायर तो कभी बर्बाद होता ही नहीं होगा, इसलिए कि उसे ज्यादा समझ बूझ होती है। शायद आप मुझसे कुछ और कहना चाह रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम सुनना नहीं चाहती। नवीन बेटा, मुझे तुमसे बहुत दुख पहुंचा है। क्यों अब्बा, मैंने ऐसा क्या किया है? नवीन बेटा, हमने तुम्हें बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा है, तुम्हारी खुशी में खुश हुआ हूं, तुम्हारे दुख पर रोया। मुझे मालूम है अब्बा, मैंने आपकी और अम्मी की मोहब्बतों का कब इनकार किया है? तो फिर तुमने
हमारी बात का भरम क्यों नहीं रखा, रिश्ता कबूल क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है कि हमें कितनी शर्मिंदगी से गुजरना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि मैं ज़ीशान शाह का ये रिश्ता कबूल कर लूं, मगर उसके हवाले से कुछ भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको उसकी दौलत के आगे ना कुछ नजर आ रहा है और ना ही आप कुछ सोच रहे हैं। बेटा, दौलत के आगे क्या देखना सोचना? सुख की जिंदगी के लिए दौलत चाहिए और दौलत उसके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी दहलीज तक खुद चलकर आए। लेकिन आदमी की गर्ज उसे हर जगह ले जाती है। क्यों? हमारी गरज नहीं है इसमें। ना उन्होंने कोई जहेज मांगा, ना कोई डिमांड की। एक बात कहूंगी तो शायद आप उसे मेरी गुस्ताखी कहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई अमीर आदमी दौलत के दम पर आपकी बेटी को खरीदना चाह रहा है और आप मजबूर हैं। नवीन, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि अब तुम बदतमीजी पे उतर आई हो? हाय अल्लाह, क्या हो गया है? तुम्हारी बेटी समझ रही है कि हम इसे बेचना चाहते हैं। कोई हम इसके माँ बाप नहीं है, कोई दुकानदार है। ज़ीशान शाह, मुझे मालूम था कि इस पार्टी की मीटिंग कॉल होने वाली है। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल से सेटअप बना। 2 दिन से पार्टी में भी काफी हलचल है और इसका इलाज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर जख्म को खुला छोड़ दिया जाए तो नासूर बनने का खदशा हमेशा मौजूद रहता है और फिर ये हकूक और कलम के बीमार लोग रफ्ता रफ्ता बदबू भी देने लगते हैं। आप सब लोग कंकर को पहाड़ बनाकर देख रहे हो, जबकि मैंने सैकड़ों पहाड़ों को कंकर होते देखा है। ये तो कोई चीज ही नहीं है। इस मीटिंग को कॉल करने का मकसद भी ये था कि मैं आप सब लोगों को तसल्ली दे सकूं। आप सही कह रहे हैं ज़ीशान शाह, मगर अवाम में उसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं। देखो ज़ीशान शाह, अवाम एतबार पे जाती है और उसके कलम का एतबार कई बार ऐवानों से टकरा चुका है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पानी का इशू अगर बढ़ता गया तो बिलाखिर हम तक जरूर पहुंचेगा और हम कोई अकेले नहीं हैं। एक कतार मौजूद है पीछे, ऐवान तक बात जाएगी। अरे भाई, अगर कतार पीछे है तो परेशान क्यों है? हर धाड़ को शेर की धाड़ ना समझा करें। सियासतदान है आप लोग और एक जर्नलिस्ट ने खौफजदा है। खुदा का वास्ता है यार। ज़ीशान शाह, इतना तो हम भी जानते हैं, उसका कलम अवाम में एतबार कायम कर चुका है और वो जो लिखेगा उसे अवाम सच मान लेगी। सच को सच नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? ज़ीशान शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए और हम कोई तन्हा नहीं है इस काम में जो शरीक हों। ऊपर तक लोग मौजूद हैं, यहाँ किसी के भी हाथ धुले हुए नहीं हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जो वो लिखता है उसको लिखने दें। ब्लैकमेल वो होगा नहीं, डराएंगे वो डरेगा नहीं। कोई और उसकी कमजोरी हमें पकड़नी पड़ेगी, किसी और तरीके से हैंडल करना पड़ेगा उसे। क्यों परेशान होते हैं? सोचते हैं उस हवाले से। देखिए, आरब की ताकत, उसका एतबार लोगों में पाया जाता है। उस एतबार को खत्म करना है। कोई वाकया, कोई कमजोरी तो होगी ना उसकी जो हम उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकें। वो ढूंढनी है हमें। आदमी है यार, वो फरिश्ता नहीं है। तब तक मैं पार्टी को खुद संभाल लूंगा। और इसमें टाइम लग सकता है और वो है कि दौड़े जा रहा है। ऐसा ना हो कि जब तक हम उसकी कमजोरी तक पहुंचे वो हमें दीमक की तरह चाट चुका हो। अरे वाह खुदा की कसम, मुझे कोई सियासतदान नहीं लगे आप। अरे सियासी खिलाड़ी तो हार कर भी नहीं हारता, वो तो तस्लीम ही नहीं करता अपनी हार। दरअसल सरवर सही सोच रहा है। वो बहुत जोर से बोलता है और उसकी आवाज इस्लामाबाद तक जाती है। देखिए, सारा खौफ सर से उतार फेंकिए। पहले भी तो वो दर्जनों इश्यूज पे काम करता रहा है, उनके बारे में लिखता रहा है। कुछ हुआ उनके हवाले से? कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा? खैर, मैंने एक ईमेल की है आप दोनों को, उसको जरा पढ़िएगा गौर से। लेकिन क्या है उसमें? अरे वो ईमेल आप लोगों को तफसीलन पढ़नी पड़ेगी और बड़े गौर से पढ़नी पड़ेगी। अरे जुर्म वही होता है जो तस्लीम कर लिया जाए। तफ्तीश हो रही है, होने दीजिए, देखा जाएगा। क्यों टेंशन लेनी है? चलिए उठिए, कुछ खाते पीते हैं। आइए आइए आइए।
हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं ये आवाज और लहजा पहचानती हूँ। हाँ लेकिन तुम्हारे कहने से ये पता नहीं चला कि तुम्हें ये आवाज और लहजा अच्छा लगता है या बुरा। मिस्टर आरिफ, पसंद को वजाहत की जरूरत नहीं होती, ये अपनी खुशबू से ही पहचान ली जाती है। बड़ा शायराना जवाब दिया है तुमने। कैसे फोन किया? एक्चुअली वो एक नया टीवी चैनल है, वो एक अदबी प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने शो में एक शायरा को बुलाना चाह रहे थे इंटरव्यू के लिए। मैंने तुम्हारी इजाजत लिए बगैर तुम्हारा नाम दे दिया था और वहां से फोन भी आ गया कि तुम्हें बुला लें। व्हाट? आरिफ तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा इंटरव्यू? मैं इतनी कोई बड़ी शायरा नहीं हूँ। बड़े लोगों को पता नहीं होता कि वो कितने बड़े हैं। तुम कल ऑफिस से तैयार है ना? 5 बजे मैं तुम्हें पिक कर लूंगा वहीं से। अरे प्लीज मत करो, मुझसे बात नहीं होगी। क्या कहूंगी मैं? अरे क्यों नहीं होगी बात? अच्छा सुनो, कोई बहाना नहीं चलेगा। कल शाम 5 बजे, ओके? बाय। आरिफ प्लीज, आरिफ, आरिफ। हमारा समाज खवातीन को इतनी आसानी से कुछ नहीं देता, उसे इसार मांगा जाता है, कदम कदम पर कुर्बानियां मांगी जाती हैं, फिर कहीं जाके उसे जीने का हक दिया जाता है। मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, वरना रुसवाई आपकी ही होनी है। जो बात करनी है मुझसे करें, जिसने आपको भेजा है ना उसको बता दें जाके। जो मैं करता हूं करता रहूंगा, ये मेरी सहाफती जिम्मेदारी है। बेटा आरिफ और सुमेरा में बहुत दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते भी थे और जान भी एक दूसरे पर छिड़कते थे। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। आरिफ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहूंगी? मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों परेशान हो रही हो? बस अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मुझे मेरा मुस्तकबिल धुंधला नजर आ रहा है। सब धुंध छट जाएंगे, बस अपनी शायरी के सूरज को उभरने दो। आइए मैडम, आपको बुला रहे हैं। चलिए। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। हमारे माशरे की औरत क्या सोचती है, वो कैसे जिंदगी को देखती है, उसके एहसासात क्या हैं, उसके जज्बात क्या हैं, ये सब बहुत मुश्किल सवालात हैं। आज हमने एक ऐसी शायरा को मदऊ किया है जिनकी शायरी की उम्र तो ज्यादा नहीं, पर उनकी सोच और फिक्र बहुत गहरी है। देखते हैं एक शायरा की हैसियत से वो दुनिया को कैसे देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नरवीन महर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कैसे इस मुकाम तक पहुंची। आज मैं जिस मकाम पर पहुंची हूँ वो सारा अरसा चंद लम्हों में बयान नहीं हो सकता। मुख्तसर ये है कि बचपन तो खिलौनों की तरह अपने एहसासात से खेलते हुए गुजर गया। रफ्ता रफ्ता बड़े हुए तो पता चला कि हम खुद ही खिलौना बन चुके हैं वक्त के हाथों। खिलौना? इसकी कुछ वजाहत करेंगी? खिलौना ही तो हैं हम खवातीन, कभी समाज के उसूलों के हाथों तो कभी रस्म रिवाज के हाथों। लेकिन आपको तो समाज ने सब कुछ दिया है, इज्जत, शोहरत, इल्म, जो आपने चाहा है, तो फिर यहाँ आपकी बात की नफी होती है। उरूसा, मुझे समाज ने कुछ दिया नहीं है, बल्कि मैंने खुद हासिल किया है। समाज के हाथों से अपना हक छीना है। छीना है? आपकी शायरी पढ़कर तो लगता है आप मोहब्बत पे यकीन रखती हैं कि मोहब्बत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो फिर आपको छीनना क्यों पड़ा? हमारा समाज खवातीन को इतनी आसानी से कुछ नहीं देता, उसे इसार मांगा जाता है, कदम कदम पर कुर्बानियां मांगी जाती हैं, फिर कहीं जाके उसे जीने का हक दिया जाता है। तो फिर वो मोहब्बत कहाँ है जिस पर आप यकीन रखती हैं? मैं हूँ, आप हैं। खवातीन मोहब्बत ही तो होती हैं, अपने माँ बाप की जिंदगी में, अपने भाइयों की जिंदगी में, और शादी के बाद अपने शौहर की जिंदगी में। और ये सब रिश्ते उससे इसार मांगते हैं, कुर्बानियां मांगते हैं, और वो कुर्बानियां देती चली जाती है, देती चली जाती है। क्यों?
क्योंकि वो मोहब्बत ही तो है। बहुत खूब नवीन मेहर साहिबा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अपना कुछ कलाम हमें भी सुनाएं। जी जरूर, एक गजल के चंद अशार पेश करती हूँ। जी अरशाद। अजनबी सी एक आहट से डर गई मैं, जिंदगी की सरसराहट से डर गई मैं। तुमसे पहले मुझ में हर सू तारीकियां थी, अपनी रूह की जगमगाहट से डर गई मैं। गुनगुना कर तोड़ डाला फिर खामोशियों को, लेकिन अपनी गुनगुनाहट से डर गई मैं। जिंदगी को ढूंढना था लाजिम मुझे भी, अपने लम्हों की थकावट से डर गई मैं। मुझको खुशियां रास आई हैं कब नवीन, आज अपनी ही मुस्कुराहट से डर गई मैं। बहुत खूब नवीन मेहर साहिबा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि नाजरीन भी आपको बार बार सुनना और पढ़ना चाहेंगे। क्या हम बहुत जल्दी करीब आ गए आर्य? नहीं, बल्कि मेरे लिहाज से तो हम 1-2 सदियां लेट हो गए। जब भी बात करना अनोखी ही कर। तुम जो अनोखी हो, तुम्हारे साथ बात भी अनोखी करनी पड़ती। ऐसे शुक्र है हम कहीं आके बैठ गए। क्यों, तुम थक गए हो क्या? अरे नहीं, मैं अपने हवाले से नहीं कह रहा था, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रहा था। कहीं चलते चलते तुम्हारे नाजुक एहसासात तुम्हारे नाजुक कदमों में टूट के बिखर ना जाए। यानी अब आप भी शायरी करने लगे हैं? well, हाँ, एक शायरा से मोहब्बत करता हूँ, थोड़ी बहुत तो शायरी आनी चाहिए ना, रोजाना इजहार के लिए। क्या मोहब्बत में रोजाना इजहार जरूरी होता है? हाँ, जरूरत तो होती है, कम से कम जब तक महबूबा बीवी ना बन जाए। क्या यानी बीवी को इजहार मोहब्बत की जरूरत नहीं हो? पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि जब महबूबा बीवी बन जाती है तो फिर उसके बाद इजहार मोहब्बत की जरूरत नहीं रहती। लोगों की बातें छोड़ो, ये बताओ तुम क्या समझते हो? well, मैं तो ये समझता हूँ कि तारीफ करते रहना चाहिए, कभी आंखों की, कभी बालों की, कभी उसकी आवाज की। और ये तारीफें किसकी होनी चाहिए, महबूबा की या बीवी की? दोनों की। क्या? यानी बीवी की भी और महबूबा की भी? बच्चों, तुम्हारे इरादे कुछ समझ नहीं आ रहे। मैं कोई सियासी बयान तो नहीं दे रहा। अच्छा, वैसे ये बताओ, जाना तो हमें तुम्हारी अम्मी से मिलना था, लेकिन हम यहाँ आ गए, क्यों? बस मैंने सोचा अम्मी से मिलने से पहले हम लोग मिल लेते हैं, ताकि तय कर लेंगे क्या बात करनी है। बस उनसे मिलना है, इतनी प्लानिंग करने की क्या जरूरत है ना जरूरत, बस ये सब इतना आसान नहीं है, वो थोड़ी जज्बाती सी है जरा। मसलन वो मेरा रिश्ता सुमेरा से कराना चाहती। तो क्यों नहीं की शादी उससे? क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही था। बस यही बात मैंने उनको भी समझा दी। और सुमेरा को कैसे समझाया? उसने खुद ही समझ लिया। मेरे ख्याल से वो किसी और से मोहब्बत करती है। हैरत की बात है, जो लड़की तुम्हारे इतने करीब रही है वो किसी और को चाहती है। उसे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई? मुझ में ऐसा क्या है, मैं तो रोमांटिक भी नहीं। जानती हूं, तुम बहुत ही मुख्तलिफ से आदमी हो। मैंने तुम पर एक नज़म कही है, सुनोगे? मुझ पे? इरशाद। तुम बहुत ही मुख्तलिफ से आदमी हो, जिंदगी को सोचते हो बेपनाह तुम,
तुम ही मंजिल, खुद ही अपना रास्ता। तो गुफ्तगू में खाक गोया है तुम्हारी, खामोशी में राज पनाह है तुम्हारी। यूं उजाले बांटते हो जिंदगी को, जैसे तुम ही खुद जिंदगी हो। तुम तकवा हो, मोहब्बत हो, वफा से हो। तुम खुशी का फैसला हो, मरहला हो। तुमसे बेहतर भी शायद तुम ही हो, बहुत मुख्तलिफ से आदमी। वाह वाह वाह, क्या तारीफ है। बाहर आने की जहमत करेंगे आप? कौन हो तुम? अरे बाहर तो आइए आरिफ साहब, कौन हूँ ये भी बता दूंगा। आओ। फरमाइए। हाँ भाई, सुना आजकल तबीयत ठीक नहीं है तेरी, है? इंसानियत और हुकूक का भूत चढ़ा हुआ है तुझे, और ये पानी के इशू भी बड़ा शोर कर रहा है तू, है? हाँ, होता है कुछ लोगों को हीरो बनने का बड़ा शौक, पर जब मार पड़ती है ना विलन से तो सारी हीरो बंदी बाहर आ जाती है उसकी। आरिफ, तुम छोड़ो इसे, गाड़ी में बैठो। ठहरिए मैडम, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, वरना रुसवाई आपकी ही होनी है। जो बात करनी है मुझसे करें, जिसने आपको भेजा है ना उसको बता दें जाके। जो मैं करता हूँ करता रहूंगा, ये मेरी सहाफती जिम्मेदारी है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और दुश्मनी तू निभा भी नहीं सकता, बेहतर है सुलह कर ले उन लोगों से। और सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना, तू भी कर। और तेरा काम है माँ की खिदमत करना, अपनी महबूबा की हिफाजत करना, वो कर। और ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, उनकी हिफाजत कर, कदर कर उनकी। बात मेरी है ना तो मुझसे करो, बीच में औरतों को क्यों हथियार बना रहे हो? और ना, तूने वो सुना है ना, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारे यहाँ बात शुरू करने की हद होती है, खत्म करने की नहीं, समझा? यही समझाने का कहा था तुझे। और जहाँ तक फोड़ने की बात है ना, अभी के अभी फोड़ दूं तुझे, पर मुझे समझाने के लिए कहा गया है। वो एक अरसे से सिस्टम कर रहा है ना, तू क्या कर लिया? और दुनिया में और भी बड़े मसाइल हैं, उनको देख। हम कुछ नहीं कहेंगे तुझे, समझा? आज तुम्हारे अब्बा बहुत याद आ रहे हैं मुझे। जब तुम्हारे अब्बा जिंदा थे तो जिंदगी कितनी आसान थी। क्यों अम्मी, अब जिंदगी क्या मुश्किल है? मुझे शादी से पहले शायरी पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत सारी किताबें थी मेरे पास। फिर जब शादी हुई तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया कि पता नहीं ससुराल वालों को पसंद आए कि ना आए। अच्छा, लेकिन अम्मी दादा का घराना तो बहुत पढ़ा लिखा था। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू ने मुझे समझते हुए बहुत सारी किताबें लाकर दी और फिर शायरी की इजाजत भी दे दी। हाँ मुझे याद है। अम्मी ये बताएं कि वो जो मेरी दोस्त है नवीन, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी बेटा, फिर दोबारा मिलवाओ ना उससे। अम्मी आपके लिए एक बार फिर सरप्राइज। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक बेटा, बैठो। बहुत खुशी हुई कि तुम आई। मैंने आरिफ से कहा था कि नवीन से दोबारा मिलवाओ। आप कब तक हैं यहाँ पे आंटी? मैं बेटा 2 महीने और हूँ। दरअसल आरिफ के मामू की तबीयत ठीक नहीं है। लोग तो बहुत सारे हैं वहां पर, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। आप अपने भाई से बहुत अटैच्ड हैं? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा। जब आरिफ के वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हमें बहुत संभाला। आरिफ बहुत छोटे से थे, उन्होंने कभी हमें दुख नहीं पहुंचने दिया।
यकीनन वो बहुत ही मिसाली भाई है। हाँ बेटा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को ऐसा भाई दे। हाँ, अम्मी तो मामू और सुमेरा पे जान झिड़कती हैं। बेटा आरिफ और सुमेरा में बहुत दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते भी थे और जान भी एक दूसरे पर छिड़कते थे। तो क्या आंटी आरिफ और सुमेरा में अब भी दोस्ती है उतनी गहरी? हाँ बेटा, दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती है। जब से सुमेरा कराची आई है, मैं आरिफ की तरफ से बहुत मुतमईन हो गई हूँ। वो इसका बहुत ख्याल रखती है। अम्मी खैर अब इतनी भी अच्छी नहीं है आपकी भतीजी। आरिफ, सुमेरा को नवीन से मिलवाओ ना, ये बहुत हसास शायरा है, सही तजिया करके बताएगी कि सुमेरा कितनी अच्छी लड़की है। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। अम्मी क्या ख्याल है, कोई चाय वगैरह हो जाए? हाँ हाँ जरूर, मैं लेके आती हूँ। तो जनाब क्या हो रहा था? बस प्लान अच्छा था। जबकि इसी इलाके में रिहाइश करने वाली एक कसीर आबादी पानी की शदीद किल्लत में है और 1 साल से इनके नलकों में पानी नहीं आ रहा। इस बहरान की वजह वो नाजायज पाइपलाइन है। जब सुमेरा तुमसे कह रही है कि कोई चैनल ज्वाइन कर लो तो क्यों नहीं कर ले? तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। क्यों? तुम नहीं हो मेरे साथ? और अगर ये नवीन है तो फिर उस जर्नलिस्ट के लिए बहुत बुरा है, लेकिन मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकता। नवीन, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। शहर से 20 मील दूर एक नया प्रोजेक्ट है, पैराडाइज टाउनशिप। इस सोसाइटी में प्लॉट्स की बुकिंग जोरों से जारी है। प्लॉट की फाइल में यह दावा किया गया है कि मकीनों को 24 घंटे रनिंग वाटर फराहम किया जाएगा। जबकि इसी इलाके में रिहाइश करने वाली एक कसीर आबादी पानी की शदीद किल्लत में है और 1 साल से इनके नलकों में पानी नहीं आ रहा। इस बहरान की वजह वो नाजायज पाइपलाइन है जो नहर से टाउनशिप तक पानी लेके आ रही है। जन्नत का वादा करने वालों ने लाखों अफराद की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मैंने अपने कॉलम में इसके जिम्मेदार अफराद के नाम बेनकाब किए हैं। मुझे उम्मीद है कि अथॉरिटीज इस गैर कानूनी काम पे जरूर नोटिस लेंगी और कार्रवाई भी करेंगी। आरिफ, क्या तुम्हें खबर है मैं तुम्हें क्यों सोचती रहती हूँ? कलम, अल्फाज और आवाजों के सफर में मेरी धड़कनें तुम्हारे कदमों के साथ साथ चल रही हैं। जिंदगी की उलझी हुई राहों में तुम मिले भी तो कहां? रास्ता है, रास्ते में दो राह है और दो राहे पर समाज। समझ नहीं आता कि तुमसे इजहार करना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है। कितना कुछ तो तुमसे कहती हूँ, मेरी मोहब्बत तुम खुद क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं जानती हूँ आरिफ, ऐसा नहीं कि तुम मेरे एहसासात और जज्बात से वाकिफ नहीं हो, मगर तुम्हारे होठों पर भी मेरी तरह अल्फाज जम जाते हैं और मैं इसी अनकही मोहब्बत की वजह से दोराहे पर खड़ी हूँ। ज़ीशान शाह मेरी हाँ का मुंतजिर है और मैं तुम्हारी हाँ की मुंतजिर। प्लीज आरिफ, प्लीज मुझे मिल जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ अपनी जिंदगी का एक एक पल। मेरे इजहार मोहब्बत का इंतजार ना करना आरिफ, मैं नहीं कह सकूंगी। तुम्हें ही कहना होगा, तुम्हें ही कहना होगा। और जिस दिन तुम इजहार करोगे उस दिन मैं जी उठूंगी, खिल उठूंगी किसी गुलाब की तरह। ये दोनों कौन थी?
पता नहीं, फैंस थी, जर्नलिज्म पढ़ रही है। बड़े फैंस बनने लगे हैं तुम्हारे। वैसे ये लड़कियों को जंगो अदल का कब से शौक हो गया? मेरे हाथ में कलम है, तलवार नहीं। तो फिर लोग तुम पर इतना अटैक क्यों करते हैं? याद है पिछली बार क्या हुआ था? वैसे मैं सोच भी रहा था वो सब कुछ तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए। मेरे सामने ना होता तो मेरे पीछे होता रहता है। अगर तुम नहीं चाहती ये सब कुछ हो तो मेरे साथ रख लो। साथ रहना इतना आसान नहीं होता, उसके कुछ उसूल होते हैं। अच्छा, तो फिर बिछड़ने के असूल क्यों नहीं होते? उसूली तौर पे कोई बिछड़ना नहीं चाहता, बस ये तो जिंदगी के कुछ हादसात होते हैं जिनकी वजह से लोग बिछड़ जाते। लगता है तुम बिछड़ने की तैयारी कर रही। नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि जो लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह तो होता है इस तरह के काम। जब सुमेरा तुमसे कह रही है कि कोई चैनल ज्वाइन कर लो तो क्यों नहीं कर ले? तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। क्यों? तुम नहीं हो मेरे साथ? अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? उन्हें मुझसे मिलकर कैसा लगा? तुम बहुत अच्छी लगी हमको। वैसे भी तो तुम्हारी शायरी की बहुत बड़ी फैन है। नहीं नहीं, तो ऐसी मेरी हौसला अफजाई। नहीं, वो जिसके मुतालिक जो कहती हैं सच्चाई से कहती। मैं जरा खाना देख के आया। अरे बेटा, कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, जरा अखबार के दफ्तर जा रहा था। तो बेटा ऐसा करो, मुझे मार्केट तक छोड़ दो, मैं खुद जाऊंगी। अच्छा चलें, ठीक है। क्या लेना है आपको? किसी की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। बेटा मैं सोच रही थी कि सुमेरा को भी साथ ले जाऊं। खुदा के लिए अम्मी, उसको इन कामों में मत डालिएगा, वो पहले ही बहुत मसरूफ है। यानी तुम भी मसरूफ, वो भी मसरूफ, तो फिर शादी कैसे होगी? अम्मी, आप ही हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ सरसों नहीं, हथेली पर मेहंदी भी लगाऊंगी। तुम मेरे बेटे सिर्फ हाँ कर दो। फिलहाल मैं ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकता। आइए, आपको छोड़ देता हूँ। एक तो तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, इनसे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, आप लोगों के अनस्टिच भी होते हैं ना, वो किधर है? अच्छा हाँ, सही। अच्छा ये है, सही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। नवीन बेटा तुम यहाँ? मैं अम्मी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आई। अच्छा अच्छा। आप बताइए। बेटा मैं कुछ शॉपिंग करने आई थी, काफी देर से फिर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तुम मेरी मदद करो बेटा। जी जी जरूर, बताइए। मैं दरअसल बेटा आहिस्ता आहिस्ता आरिफ की दुल्हन के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, बाद में फिर ना वक्त नहीं मिलेगा मुझे बिल्कुल भी। जी कोई बात नहीं, बताइए क्या लेना है। दरअसल बेटा मैं सुमेरा को साथ लाना चाह रही थी। आरिफ ने बताया कि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। अब यहाँ आकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे बेटा। आंटी पसंद नापसंद में तो मैं भी उलझ जाती हूँ। आप बताइए कैसे रंग चाहिए, गहरे या हल्के? दरअसल बेटा जदीद तकाज़ों का मुझे कुछ पता नहीं है, आप लोग न्यू जनरेशन है, आप मेरी मदद करेंगी है ना? जी जरूर। कोई ब्राइट कलर्स दिखा दीजिए, पिंक्स में और येलोज में। ये कैसे है? हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत। देखिए और जरा इससे जरा डार्क हो। जरा डार्क कलर्स। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो, खाना खाया तुमने? नहीं, खाना खाने का ख्याल ही नहीं आया मुझे। अच्छा एक हैरानी की बात बताऊं, आज नवीन मुझे बाजार में मिली थी। वाकई? बहुत मदद की उसने मेरी शॉपिंग में। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अम्मी कुछ खिला दे, बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, और तुम जरा ये चीजें समेटो, मैं लेके आती हूँ खाना।
जितनी बार इस तस्वीर को देखता हूं, ये नवीन ही क्यों लगती है मुझे। अगर ये नवीन नहीं है तो फिर सब ठीक है, और अगर ये नवीन है तो फिर उस जर्नलिस्ट के लिए बहुत बुरा है। लेकिन मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकता। नवीन को हासिल करना है। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। मुश्तबा साहब कल मेरे ऑफिस आए थे आपके बारे में मालूमात करने के लिए। उनकी मार्फत कोई रिश्ता आने वाला है आपके घर, ये बात उन्होंने ही बताई थी। अरे हैरानगी की बात, आप यहाँ अकेली खड़ी। जी मैं किसी की मुंतजिर थी। बड़ी खुशी होती मुझे अगर आप ये कहती कि आप मेरी मुंतजिर हैं। मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। अब सेहरे के फूल कब खिल रहे हैं? फूल भी खिल ही जाएंगे। फुप्पो तो राजी हैं, आरे भी राजी हो ही जाएगा। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।